आज की क्लास में हम आप सभी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे ओरिएंटेशन एंड जो है रिफ्रेशर कार्यक्रम क्या होता है, तो इसके बारे में हम बताएंगे और आपको थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी हम बताएंगे। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं यूनिट आपकी जो है 4th यूनिट है अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन, जिसमें आप पढ़ रहे हैं अध्यापक के बारे में, यानी कि अध्यापक शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ये टॉपिक एक पढ़ाएंगे और आपको पढ़ाएंगे 2-3 टॉपिक और पढ़ाएंगे, और थोड़ा हमने आपको इसके पहले पढ़ा ही दिया है। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो आप देखिएगा अध्यापक शिक्षा, थोड़ा आप जान लीजिए क्या होता है। ये आपका अध्यापक शिक्षा यूनिट 4 के अंतर्गत जो है ये एक टॉपिक आता है, और यूनिट भी आपकी जो अध्यापक शिक्षा है जो अभी हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, अध्यापक शिक्षक से तात्पर्य अध्यापकों के प्रशिक्षण व्यवस्था से, यानी कि अध्यापक शिक्षा का मतलब होता है शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, यह शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वह प्रभावी ढंग से पढ़ा सके। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होता है ताकि वह सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ा सके प्रभावी ढंग से। ठीक है, और छात्रों को शिक्षा प्रदान कर सके, यही है। फिर आपको देखना क्या है, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना एवं जो है दूरदृष्टि। तो ये क्या होता है, इसको देखिए, दूरस्थ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि दूरस्थ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहां शिक्षक और छात्र एक ही स्थान पर नहीं होते बल्कि दूर से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी कि दूरस्थ शिक्षा वो होती है जो एक जगह पे टीचर्स स्टूडेंट मौजूद नहीं होते हैं, जैसे कि क्लासरूम में। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूरदृष्टि शिक्षा जो होती है, दूरस्थ शिक्षा कह सकते हो। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा जो आप प्राप्त करते हो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं इस प्रकार से। तो जैसे कि हो जाएगा ऑनलाइन कक्षाओं, ठीक है, और पत्राचार पाठ्यक्रमों या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखना है दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी को स्थान या समय की बाध्यता नहीं होती। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे ये दूरस्थ शिक्षा जो होती है, प्रत्यक्ष रूप से छात्र और जो है शिक्षक मौजूद नहीं होता है, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट मौजूद नहीं होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्लासरूम में नहीं होते हैं, औपचारिक शिक्षा नहीं होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, और जो है समय की बाध्यता नहीं होती, आप चाहे जब क्लास जो है देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, और समय की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो ये सब इसमें बताया गया है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत। आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या देखना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वही बताएंगे। ठीक है, तो ये एक नज़र में थोड़ा देख सकते हैं अध्यापकीय पाठ्यक्रम क्या होता है। तो अध्यापक के शिक्षण कार्यक्रम पारित करते समय निम्नलिखित सभी बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। पाठ्यक्रम की संरचना, शिक्षण कौशल, विषय वस्तु ज्ञान, शिक्षण सिद्धांत हो गया, और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास हो जाएगा, शिक्षण संस्कृति हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या देखना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को जो है लेकर चलते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या देखना है, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम NCERT एवं जो है NCTE। तो आप NCERT आपने शब्द सुना है और NCT आपने शब्द सुना है, तो आप इसको थोड़ा एक नज़र में देख सकते हैं। तो क्या होता है, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में NCERT स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाती है, और जबकि NCTE शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है और उनकी गुणवत्ता को विनियमित करता है। ठीक है, तो इसमें अभी आपको क्या देखना है, यहाँ से आप पहले फुल फॉर्म आपको याद करना है। ठीक है, NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसमें आपको हिंदी में भी याद करना है, इंग्लिश में भी याद करना है। तो यहाँ से देखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हो जाएगा, जो स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि ये फुल फॉर्म आपका हो जाएगा और इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा, और स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंधित होता है। तो आपसे मिलान में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है छोड़िएगा मत, अच्छे से करके आइएगा। NCERT का आपका फुल फॉर्म आपको याद हो गया, और स्कूली शिक्षा से संबंधित है, याद रखना है कि ये सुधार से संबंधित है। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में NCERT स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाती है। तो ध्यान रखना है कि NCERT जो होता है स्कूली शिक्षा से संबंधित है और सुधार के लिए जो है नीतियाँ और कार्यक्रम बनाती है, याद कर लीजिएगा। NCTE क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो आपको ध्यान रखना है टीचर एजुकेशन से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता व गुणवत्ता प्रदान करने से संबंधित होता है। और इसमें क्या ध्यान रखना है, NCT शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है और उनकी गुणवत्ता को विनियमित करता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, मेन पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या देखना है इसके अंतर्गत, और 1-2 पॉइंट यहाँ से आप देख लीजिए। नए परिवर्तनों के कारण निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिससे पाठ्यक्रमों में नवाचार संभव हो सके। विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रमों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही अध्यापक शिक्षा का भी पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। यहाँ से देख सकते हैं, सामान्य तथा प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम आज प्रचलित है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है,
यहाँ पे एक नज़र में थोड़ा देख सकते हैं। इसके पहले हमने थोड़ा आपको पढ़ा ही दिया है अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रकार। तो अध्यापक शिक्षा के हमने आपको प्रकार पढ़ा दिए हैं, तो ये कार्यक्रम के प्रकार के हिसाब से आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, यहाँ से देख सकते हैं, वर्तमान के समय में व्यक्ति के ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही, प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात व्यक्ति का ज्ञान दोगुना हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि जो जब आप सभी जैसे कि आप सभी 30, 25 या 26 प्लस ही होंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट 30 प्लस भी होंगे, 30 भी होंगे। ठीक है, तो जब हम आप सभी पढ़ रहे थे तब जो है इतने जो है सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, जो आज हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात व्यक्ति का ज्ञान दोगुना हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है ज्ञान भी दोगुना होता चला जाता है। इतनी सुविधाएं नहीं थी तो ज्ञान भी प्राप्त आप नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब आप कहीं से भी अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें बताया गया है कि वर्तमान के समय में व्यक्ति के ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही, प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात व्यक्ति का ज्ञान दोगुना हो जाता है, यानी कि व्यक्ति का ज्ञान जो है दोगुना हो जाता है। शिक्षा एक जीवन प्रत्न प्रक्रिया है, अतः प्रत्येक अध्यापक का उद्देश्य जीवन प्रत्न सीखना होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे देख सकते हैं अध्यापक शिक्षा को पहले प्रायः पूर्व सेवाकालीन और सेवाकालीन 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित करने की व्यवस्था थी। वर्तमान में वैकल्पिक और जो है अनौपचारिक अध्यापक शिक्षा तथा विशिष्ट और व्यावसायिक एवं तकनीकी अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे बात एक रह है कि पहले जो शिक्षा थी पूर्व सेवाकालीन थी और सेवाकालीन थी, और अब जो है वर्तमान में वैकल्पिक हो गई है। अनौपचारिक अध्यापक शिक्षा तथा विशिष्ट व्यावसायिक और तकनीकी अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया है। तो ये सब चीज़ों का जो है इसमें सम्मिलन हुआ है। ठीक है, सम्मिलित किया गया है। यहाँ से आप देखिएगा पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, तो इसको हमने आपको पिछली क्लासेस में कवर ही करा दिया है। तो पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा क्या होता है, एक टीचर बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है वो पूर्व सेवाकालीन शिक्षा होती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं बीएड एमएड जैसे पाठ्यक्रम हो गए। तो बीएड आप इसलिए करते हैं कि जो है आपको जो है टीचर बनना होता है। ठीक है, ये कोर्स होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं सेवा पूर्व या पूर्व सेवा कार्यक्रम शिक्षक बनने से पहले दी जाती है, यानी कि ये शिक्षा जो होती है, ये कार्यक्रम जो होता है, ये शिक्षक बनने से पहले जो है शिक्षा दी जाती है। अध्यापक बनने से पहले की शिक्षा पूर्व सेवाकालीन शिक्षा होती है। ठीक है, आपको हमने सीधी भाषा में हमने आपको बता ही दिया है कि जैसे कि आप समझ सकते हो कि जो टीचर बनने से पहले कह सकते हो, या टीचर को अध्यापक बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं। तो टीचर को हो या शिक्षक को हो या अध्यापक को हो, तो टीचर बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है वही आपकी पूर्व सेवाकालीन शिक्षा होती है। बीएड हो गया, एमएड हो गया जैसे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे ये देख लेना है सेवाकालीन शिक्षा क्या होता है। तो सेवाकालीन शिक्षा ये होती है जब टीचर बनने के बाद जो शिक्षा दी जाती है वो सेवाकालीन शिक्षा होती है। ठीक है, यानी कि टीचर, जैसे कि हमने आपको बताया, टीचर शिक्षक कुछ भी आप कह सकते हो। तो यानी शिक्षक बनने के बाद जो शिक्षा दी जाती है वो सेवाकालीन शिक्षा होती है, यानी कि जैसे उसमें अपडेट करना होता है ज्ञान कौशल में। तो ये जो शिक्षा सेवारत हैं, जो टीचर बन चुके हैं, गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं उनको जो शिक्षा दी जाती है। ठीक है, यानी कि सेवाकालीन वही शिक्षा होती है जो टीचरों को शिक्षा दी जाती है। जैसे कि इसके अंतर्गत आप कह सकते हो सेमिनार आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वर्कशॉप। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम उन शिक्षकों के लिए होते हैं जो पहले से ही कार्यरत हैं, यानी कि जो पहले से ही टीचर होते हैं। ठीक है, यानी कि सेवारत होते हैं। सेवाकालीन शिक्षा शिक्षक बनने के बाद की शिक्षा, यानी कि सेवाकालीन शिक्षा शिक्षक बनने के बाद की शिक्षा, यानी कि जब आप टीचर बन जाते हैं उसके बाद जो शिक्षा दी जाती है आपको, वही जो है ये सेवाकालीन या कह सकते हो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य शिक्षकों के ज्ञान, यानी कि जो टीचर बन चुके होते हैं उनको जो शिक्षा इसलिए दी जाती है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, क्योंकि जो है ज्ञान और कौशल और दृष्टिकोण को अपडेट करना और बेहतर बनाना होता है, यानी कि और अच्छे से सीखना और बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। इसलिए यह कार्यक्रम विभिन्न रूपों में आयोजित किए जा सकते हैं, जैसे कि कार्यशालाएँ हो गई, ठीक है, सेमिनार हो गया, ऑनलाइन पाठ्यक्रम हो गया। ये चीज़ें आपका इसी के अंतर्गत उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा। इन दोनों का उद्देश्य शिक्षकों को न केवल शैक्षिक विषयों में दक्ष बनाना होता है, बल्कि उन्हें नैतिक, तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी सक्षम बनाना होता है। जो आपका पूर्व सेवाकालीन शिक्षा अध्यापक होता है कार्यक्रम, ठीक है, और जो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा ये बताया गया है इसमें। इसके बाद आपको क्या देखना है, मेन टॉपिक आपका यहाँ पे है, ये आप देखिए। तो ये क्या होता है, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन क्या है और रिफ्रेशर क्या है, तो ये आपको जानना है। तो ये ओरिएंटेशन और जो है रिफ्रेशर, ये दोनों कार्यक्रम है एक प्रकार से, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर, तो ये ओरिएंटेशन को जो है हम उन्मुखीकरण बोलते हैं। ठीक है, उन्मुखी लिखते बन नहीं रहा है, उन्मुखीकरण और अभिविन्यास भी बोलते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, आपको ध्यान रखना है। एक हो जाएगा उन्मुखीकरण, एक हो जाएगा अभिविन्यास। ठीक है, और रिफ्रेशर का क्या हो जाएगा, पुनश्चर्या।
ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम आपको क्या बताने वाले हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया, ओरिएंटेशन का मतलब एक उन्मुखीकरण हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अभिविन्यास, रिफ्रेशर, पुनश्चर्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे ओरिएंटेशन कार्यक्रम नए छात्रों, यानी कि ओरिएंटेशन कार्यक्रम नए छात्रों या कर्मचारियों को किसी संगठन, कार्यक्रम या संस्थान के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है या नए माहौल या स्थिति से परिचित कराने के लिए होता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो ओरिएंटेशन होता है, उन्मुखीकरण होता है, अभिविन्यास होता है, तो ये कार्यक्रम होता है जो जैसे कि कोई छात्र है, ठीक है, नए छात्रों को या कर्मचारी हो गए हैं, ठीक है, तो उनको जो होता है नए माहौल या स्थिति में से परिचित कराना होता है। ओरिएंटेशन एक प्रकार का कार्यक्रम होता है जो कार्यक्रम करा जाता है, ठीक है। तो एक संगठन, ठीक है, किसी संगठन हो गया या कार्यक्रम या संस्थान के बारे में, यानी संस्थान हो गया, कार्यक्रम हो गया, तो उसमें जो है उनको जो है माहौल, नए माहौल से परिचित कराने के लिए जो है ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम होता है, कराने के लिए होता है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, जबकि रिफ्रेशर क्या होता है, रिफ्रेशर कार्यक्रम पहले से ही किसी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के ज्ञान और कौशल को अपडेट करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये जो रिफ्रेशर होता है, तो ये जो है जैसे कि कोई काम कर रहा है कहीं, ठीक है, कंपनी में कोई काम कर रहा है या कहीं भी, ठीक है, किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, ठीक है, तो उनके जो है ज्ञान में, कौशल में विकसित करने के लिए जो है ये अपडेट करने के लिए रिफ्रेशर जो होता है किया जाता है कार्यक्रम, ठीक है, या पुनश्चर्या कह सकते हो, पाठ्यक्रम। फिर इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, यहाँ से जो ओरिएंटेशन कार्यक्रम और डिटेल में आपको जानना है, तो जिसे आप अभिविन्यास कार्यक्रम भी कहते हैं, नए छात्रों या कर्मचारियों को किसी संस्थान, कार्यक्रम या संगठन के बारे में बुनियादी जानकारी, नियमों या प्रक्रियाओं और संसाधनों से परिचित कराना है। इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ से पढ़िए, नए छात्रों या कर्मचारियों को किसी संस्थान, कार्यक्रम या संगठन के बारे में बुनियादी जानकारी, नियमों, प्रक्रियाओं, संसाधनों से परिचित कराना होता है। तो आपको याद हो गया होगा कि ओरिएंटेशन कार्यक्रम क्या होता है। तो ये जो होता है नए छात्रों या कर्मचारियों या जो है कह सकते हो संस्थान के बारे में, कोई संस्था है उसके बारे में जो है नई जानकारी देने के लिए जो है ये कार्यक्रम होता है, ठीक है, नया माहौल या स्थिति से परिचित कराने के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम होता है। और रिफ्रेशर जो होता है कार्यक्रम क्या होता है, तो इसको भी आप जानते हैं कि जैसे किसी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए, ठीक है, रिफ्रेशर जैसे कोई क्षेत्र में काम कर रहे हैं व्यक्ति या लोग कह सकते हो, तो उनको जो है उनके कौशल में अपडेट करने के लिए, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ये रिफ्रेशर होता है, ठीक है, कार्यक्रम, पुनश्चर्या। तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, पहले से ही किसी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के ज्ञान और कौशल को अपडेट करना, नई तकनीकी प्रक्रियाओं या नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करना हो गया। ये इसलिए हमने आपको बार बार बताया है कि क्योंकि ये जो है थोड़ा बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए हमने बार बार रिपीट करा है कि आपको याद हो जाए। तो अच्छे से आप पढ़िएगा, डिफरेंस आपको आ ही गया होगा, ठीक है, ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कार्यक्रम, ठीक है। तो रिफ्रेशर का मतलब हो गया जैसे कि कोई किसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो उसमें व्यक्ति कार्य कर रहे हैं किसी क्षेत्र में, तो उनमें जो है ज्ञान कौशल में वृद्धि करना होता है, उसे अपडेट करना होता है, नई जानकारी, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या हो गया, जैसे कि हो गया मतलब किसी कार्यक्रम में जो है किसी नई जानकारी से जो है नई जानकारी से परिचित कराना होता है लोगों को, इसलिए कार्यक्रम होता है, यानी कि कोई संगठन हो गया, संस्थान हो गया के बारे में जानकारी देने के लिए होता है आयोजित, ठीक है। इसके बाद आपको एक और इसी से संबंधित है जिसे हम कोर पाठचर्या कहते हैं। तो कोर पाठचर्या होता है, ठीक है। तो कोर पाठचर्या क्या होता है, तो इसमें होता है यानी कि एक विषय आपको चुनना होता है, यानी कि कंपलसरी होता है, इस प्रकार से आप कह सकते हो, सब स्टूडेंट को लेना होता है। जैसे कि कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, और विज्ञान हो गया, ठीक है, 2-4 विषय हैं जिसमें से हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गया, यानी कि 2-3 विषय होते हैं, सभी स्टूडेंट को लेने होते हैं, वो जो है कोर पाठचर्या होता है। तो ये 3 डिफरेंस आपको याद होने चाहिए अच्छे से। यहाँ से देख सकते हो ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कार्यक्रम, यानी कि आप टीचर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, अध्यापक शिक्षा पढ़ रहे हैं, तो उसी से आपको रिलेट करके पढ़ना है। तो उन्मुखीकरण यहाँ से देख सकते हैं, उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन को उन्मुखीकरण या अभिविन्यास कहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है। तो कार्यक्रम का उद्देश्य प्राध्यापकों यानी अध्यापक में सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक वातावरण के माध्यम से स्वनिर्भरता के गुण पैदा करने के साथ साथ स्वक्षमता, आत्मविश्वास के गुण पैदा करना है। उन्मुखीकरण कार्यक्रम शिक्षकों को भारतीय समाज में समस्याएं तथा इनके निदान में शिक्षा की भूमिका तथा उच्च शिक्षा के परीक्षाओं को एक संकल्पना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल करता है। और यहाँ से देखिएगा, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम सेवारत शिक्षकों को यह अवसर प्रदान करता है कि वे अपने सहकर्मियों के साथ अपने अनुभवों का आदान प्रदान करें, एक दूसरे से सीखें, ये चीज़ें इसके अंतर्गत हो जाएगा। बाकी आप सभी स्टूडेंट समझ ही गए होंगे, ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अपना जो है रिवीजन करते रहें, ठीक है। आपके पास समय अब नहीं बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि 31 से जो है 31 दिसंबर आपका जो है पेपर स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर से।
और बाकी कोई अभी अपडेट नहीं आई है, शायद जो है डेट आगे बढ़े। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो है 31 दिसंबर से ही आपका पेपर स्टार्ट होना है। अब कौन सब्जेक्ट का पेपर पहले पड़ता है, किस विषय का बाद में पड़ता है, ये नहीं पता है, ठीक है। तो ये नहीं बता सकते, बस आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है अपना रिवीजन करते रहें। सबसे पहले अब आपके लिए PYQ भी साथ साथ ज़रूरी है, ठीक है। PYQ जिन बच्चों ने जो है थ्योरी क्लासेस पूरी कंप्लीट कर लिया, यानी कि फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, आपने थ्योरी पढ़ लिया है, ठीक है, आपने पूरा थ्योरी पढ़ लिया है, तो आपको जो है PYQ करना है। और नहीं भी पढ़ा है तो भी अब आप PYQ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट डेली जो है नहीं ज़्यादा तो आप फर्स्ट पेपर में जो है 100 PYQ कर सकते हो, और सेकंड पेपर में आप डेली जो है 200 PY कर सकते हो, 300 PYQ आप कर सकते हो, ठीक है। यदि आप इतना नहीं कर सकते हो तो आप ये करिए, फर्स्ट पेपर में आप जो है 50 PYQ डेली करिए, और सेकंड पेपर में आप जो है 100 PYQ करिए, यानी 150 PYQ क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये 150 आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। आपके पेपर में छूटेंगे नहीं क्वेश्चंस। और बाकी आप थ्योरी भी पढ़िए, ठीक है, थ्योरी भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।